हाँ भाई। अब क्या पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके। आज हमें पढ़ना है परमाणु संरचना के बारे में ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि परमाणु की संरचना क्या होती है। जल्दी से बैठ जाइए भाई। जल्दी से बैठ जाइए। ये हमारे पास नाभिक है। नाभिक में एक होता प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। नाभिक के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसमें पहली कक्षा के, दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी एन। तो हमारे पास अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हमारे पास किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई? नाभिक के चारों। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? बीच वाला भाग कहलाता है नाभिक। नाभिक का मतलब क्या हो गया भाई? न्यूक्लियस। नाभिक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। नाभिक के बारे में आपको पहला सवाल तो ये पूछेगा कि इसकी खोज किसने की है। तो बता दो किसने की है खोज। तो आप कहेंगे इसकी खोज तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। दूसरा आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि जो नाभिक है, जो जो ये नाभिक, इसकी त्रिज्या क्या है, यानी आकार क्या है? बताओ। नाभिक की त्रिज्या आकार 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर कह दो, या 10 की घात -13 सेंटीमीटर। और 10 की घात -15 मीटर को हमें क्या कहते हैं भाई? तो आप कहेंगे इसे हम दूसरा नाम बताएं फर्मी। हम क्या कहते हैं इसको? फर्मी। ठीक है। नाभिक क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं भाई? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। जब सबसे पहला परमाणु की खोज की गई तब तो यह माना गया परमाणु एक अविभाज्य है, इसका कोई खंडन नहीं हो सकता। बाद में काफी सालों बाद रिसर्च होकर यह हुआ कि ये इसके भी अलग अलग भाग हैं, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई? तो आप कहेंगे वो हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके। अब ये हमारे पास है कक्षा। कक्षा को कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कह दो या सेल कह दो। तो कक्षा के अंतर्गत क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाता है ना भाई। ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर जो लगाएंगे, कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घूमेंगे। इसके बराबर बीचों बीच क्या होता है? बीचों बीच तो नाभिक है परमाणु में, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। और ये दोनों एक जगह स्थिर है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर। करो नोट। हाँ ले आओ।
अभी होली तो देरी से है, अगले संडे को है, इतना जल्दी कम होने लगे धीरे धीरे हैं। कॉलेजों के एग्जाम, हाँ ये जरूरी है, ये चल रहे हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, कॉलेजों के एग्जाम चल रहे हैं, लावणी चल रही है 21 तारीख से तो ऐसा है कि अलग अलग है ना। किसी की कोई सी यूनिवर्सिटी है, किसी की कोई सी यूनिवर्सिटी है, सबकी राजस्थान यूनिवर्सिटी तो है नहीं ना। तो किसी को हो सकता है मोहनलाल सुखाड़ी हो, किसी के जेएनयू जोधपुर वाली हो, किसी की अलग अलग यूनिवर्सिटी लग रही है। और उसमें भी किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी की सेकंड ईयर है, किसी की फाइनल ईयर है। उसमें भी कोई रेगुलर है, कोई प्राइवेट है। तो एग्जाम डेट एक फिक्स तो है नहीं ना, सबकी घूमी हुई डेट है। लिख लिया? थोड़ा सा तेजी से लिखना, नहीं तो परमाणु की संरचना आधी रह जाएगी, नहीं तो पूरी हो जाएगी। भाई ज्यादा धीरे लिखो, परमाणु संरचना थोड़ी अटक जाएगी ना पीछे। अपन पूरी कर लेते हैं ना परमाणु संरचना, थोड़ी सी इस पे ठीक रखना ताकि परमाणु संरचना पूरी हो जाए। हम्म। तो अब पहला सवाल हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये वर्ताकार घेरे में लगाते हैं कि दीर्घ वर्ताकार घेरे में लगाते हैं? तो पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे लगाते हैं भाई? दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। लिख लिया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे लगाते ना भाई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार घेरे में चक्कर लगाते हैं। एक्चुअल में परमाणु की संरचना तो ऐसी ही होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, आप मुझे बताओ ये चक्कर ही लगाते क्यों रहेंगे? इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कौन सी होती है? ऋणात्मक। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक। और ऋणात्मक है जो धनात्मक की तरफ क्या होगा? आकर्षित। तो धीरे धीरे इधर नहीं आ जाना चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन को, धीरे धीरे घूमेगा तो ऊर्जा में क्या होगी? कमी। और ऋणात्मक ऊर्जा किधर आएगी? धनात्मक की तरफ। तो ये नाभि के अंदर आके क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये नाभि के अंदर क्यों नहीं आता है बताइए भाई? किस बल से बंधा होता है, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे पास अभिकेंद्रीय तथा अंतर आणविक बल से बंधा होता है, जिसके कारण चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल से बंधा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल से बंधा होता है। ये वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं कि दक्षिणावर्त दिशा में? तो किसी में भी लगा सकते हैं। तो लिखो, ये वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी दिशा में चक्कर लगा सकते हैं। यह वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी दिशा में चक्कर लगा सकते हैं। ये वामावर्त या दक्षिणावर्त किसी भी दिशा में चक्कर लगा सकते हैं। ओके, अब देखिएगा हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन।
कौन आया है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहली पॉइंट ये है कि इसकी खोज किसने की है? बस लिखते जाओ, इसकी खोज की है जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन का एक ऋणावेशित कण है जो चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, इसमें धनावेश है कि ऋणावेश होता है? ऋणावेश होता है। इसके आवेश का मान कितना है? माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। या मैं इसको एक और नाम भी लिख सकता हूं कि 0.00054 AMU, 0.00054 AMU। तो बताइए AMU क्या होता है? तो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। आप बताइए एक AMU का मान कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे जे थॉमसन ने। किस प्रकार का आवेश है? ऋणावेश। आवेश का मान कितना है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम या 0.00054 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक AMU का मान क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, बात बराबर है? बराबर है, तो आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो? लिख लिया ना? इलेक्ट्रॉन के बाद में अगला हमारे पास आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी पी। आप पहला सवाल यह है कि जो प्रोटॉन है इसकी खोज किसने की है? तो आप इसका नाम बताना, गोल्ड स्टीन। लेकिन नामकरण किसने दिया? नामकरण रदरफोर्ड ने। अब देखो परीक्षा में सवाल आया खोज किसने की है, ऑप्शन में गोल्ड स्टीन नहीं आया तो आंसर रदरफोर्ड हो जाता है। ऑप्शन में यदि दोनों आते हैं तो आंसर गोल्ड स्टीन होता है, और केवल रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड हो जाएगा, केवल गोल्ड स्टीन आए तो गोल्ड स्टीन। दोनों आएगा तो कौन सा आ जाएगा? गोल्ड स्टीन। तो खोज गोल्ड स्टीन ने, नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ये इसमें धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है भाई? धनावेश होता है। धनावेश है तो इसके आवेश का मान बताओ कितना है? 1.673 इंटू 10⁻, सॉरी क्या लिख दिया, 1.602 इंटू 10⁻⁻, माइनस का, प्लस का नहीं, -19 कूलम। प्लस तो आगे हो गया ना भाई, ये यहां पर निशान है प्लस माइनस।
इस माइनस का मतलब ऋणात्मक थोड़ी ना हुआ, इसका मतलब तो 0.00000 फिर 19 18 बार जीरो फिर आएगा एक, तो ये 10 के घात -19 का मतलब ये है, संख्या तो प्लस में ही है ये। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। अब प्रोटॉन हो गए तो एक हमारे पास और कौन बच गया भाई? प्रोटॉन हो गए तो एक बच गया हमारे पास न्यूट्रॉन। बात ठीक है? तो सबसे पहला ही सवाल है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की? तो आप कहेंगे इसकी खोज की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की है भाई? जेम्स चैडविक ने। नामकरण ऐसा कोई लेन देन है नहीं, जिसने खोज की उसने ही नामकरण कर दिया। ये हमारे पास आवेशहीन कह दो, यहां क्या कह दोगे? उदासीन। इसका कोई भी आवेश नहीं होता। और इसका द्रव्यमान का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बताइए भाई द्रव्यमान कितना है? 1.676 कह दो, कई जगह 74 लिख देते हैं, जो भी लिखते हैं प्रोटॉन से ज्यादा होता है। क्लियर? अब यहां पर इसमें एक संबंध आता है कि भाई द्रव्यमान के बारे में देखा जाए तो बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के बाद में प्रोटॉन का, प्रोटॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन का। हमारे पास ये क्या हो गया भाई? न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के बाद में प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के बाद में इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान है जिसमें सबसे ज्यादा किसका? न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो ये जब आप लाइन पढ़ते हैं तो कहीं पर तो 1840 आता है, कहीं पर 1845 आता है, कहीं पर 1837 आता है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, आप 1840 ध्यान रखना है। 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि सवाल ऐसा आ गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, तो 1/1840 गुणा किसका जाएगा भाई? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो गया भाई? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया? 1/1840 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। लिख लिया? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चीज क्लियर हो गई। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हमारे पास आता है परमाणु का भार, परमाणु का क्रमांक, उसका मान क्या होता है वो ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया ना?
ऐसा थोड़ी ना समझ में नहीं आया वो, ये मान याद रखना पड़ता है, वो तो याद ही रखना पड़ता है। डेटा का कोई इलाज नहीं है याद रखने के अलावा, कहीं पर भी कोई डेटा है उसका कोई इलाज थोड़ी ना है। यदि मान लो कि 1857 की क्रांति हुई तो 1857 याद रखना पड़ेगा आपको, या फिर कहेगा यदि मान लो खानवा का युद्ध कब हुआ तो साल याद रखनी पड़ती है। डेटा को याद रखने के अलावा कोई तरीका नहीं है। कौन सा? ये 1840 आया कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, ये किसका द्रव्यमान है भाई? इलेक्ट्रॉन का है। ये किसका है? प्रोटॉन का है। ठीक है, तो एक काम कर, प्रोटॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का भाग दे, हम बाकी आगे पढ़ते हैं, तब तक तू भाग दे। 1840 नहीं आई तो बताना। ऑब्वियसली बात आया कैसे है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान नीचे आएगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भाग दोगे तो कितना आएगा? वो भाग दीजिए आप, एग्जैक्ट आपको याद रहेगा। तो आप भाग नहीं दे पाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1840 याद ही रखना पड़ेगा। मैं आपको क्या लगता है मैं कोई टेढ़े रास्ते से ले जाऊंगा आपको? आप मेरे से ज्यादा सही रास्ते से जाओगे? ऐसा नहीं है, मैं आपको सही रास्ते से ले जाऊंगा, क्योंकि अपने पास इतना बट्टा है, इतना पॉइंट है, तो हम भाग दे पाने में पॉसिबल नहीं रहते। अच्छा, मैं लिखने में 1.6 ही लिख देता। एक परीक्षा में सवाल आया था, उसमें 1.6 भी ऑप्शन था और 1.602 भी था, तो आंसर क्या था? 1.602। इसलिए आप कोई डाउट नहीं ले। अब आपको ये जो वैल्यू है वो तो याद रखनी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, तो मैंने भी तो याद ही रखी है। अगला है, देखो कार्बन है मान लो, पहले समझ लो। कार्बन के आप ऐसे लिखते हो, यहां लिखा 6, यहां लिखा 12, ऐसा देखा होगा आपने। या आप ये देख लो, कार्बन में आपने ये भी देखा होगा, यहां लिख दिया 8 और यहां लिख दिया 14, दोनों ही सही होते। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। आपने यूरेनियम के बारे में भी ये देखा होगा कि यूरेनियम जो है ये 92 235 भी होता है और 238 भी है, दोनों ही एक नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें अंतर क्या हुआ और हम ये चीजें क्यों देखते हैं। सबसे पहले यहां 6 लिखा ना, इसका मतलब है प्रोटॉन का मान कितना है? 6। सॉरी, यहां 8 कहां लिखा? यहां 6 है भाई, यहां 8 नहीं होता, ये तो परमाणु क्रमांक तो फिक्स ही होता है ना भाई। ये प्रोटॉन भी कितना है भाई? 6। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स है, निश्चित हो गई, कितनी है? 6। लेकिन ये ऊपर वाला जो भाग है वो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहलाता। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 12। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 12 है, उनमें प्रोटॉन कितना है? 6। तो बताइए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन ही चाहिए यार। और इसको देखेंगे तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 14। तो बताइए न्यूट्रॉन का मान कितना आ गया? 8। इसका मतलब न्यूट्रॉन सभी जगह वैल्यू बराबर होनी जरूरी हुई क्या? नहीं। कार्बन में प्रोटॉन तो कंफर्म है, कितने होंगे? 6। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल कंडीशन है। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो? हाइड्रोजन में भी प्रोटियम है, पूरा हाइड्रोजन भी नहीं है। हाइड्रोजन के ड्यूटोरियम में तो ऐसा है नहीं। ऐसी कंडीशन तो केवल किस में आएगा? हाइड्रोजन के अंदर ही प्रोटियम है। पढ़ते ना, हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोटियम 1H1 होता है और 1H2 ड्यूटोरियम है। तो ड्यूटोरियम में तो नाइट्रोजन 1 आएगा और यहां तो प्रोटॉन 1 है, ये भी प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो गया? 0। तो न्यूट्रॉन का मान 0 किस में होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन के अंदर 2-3 ऑप्शन दे दिया तो आप कहेंगे प्रोटियम में। और यदि हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन ऐसा लिखा तो आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन के अंदर ऑप्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा? प्रोटियम। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। हाइड्रोजन के अंदर भी हो रही है ना, प्रोटियम में ड्यूटोरियम में चेंज हो रही है नहीं हो रही है? तो इस हिसाब से। अच्छा, यहां पर आप मुझे बताओ,
प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई? 92। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर कितनी है? 235। 235 है तो बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? हाँ कितना हुआ? तो माइनस तो मुझे ही पता है। 143। कितना हो जाएगा? 143। वैल्यू वैल्यू करो। प्रोटॉन का मान कितना है? 92। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 238 है इसमें। 238 है तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 146। तो आप देखो प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है। बात क्लियर? अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब ये थोड़ी देखना कि भाई प्रोटॉन की संख्या ना सदैव किसके बराबर होती है? तो आप एक तो बात जानना, प्रोटॉन की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है तो बताइए हमारे पास परमाणु विद्युत रूप से कैसे होगा? उदासीन। प्रोटॉन प्रोटॉन तो है धनावेश और इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश। जितने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है और जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो कुल मिलाकर परमाणु विद्युत रूप से कैसा हुआ? यही क्लियर हुआ? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन। ठीक बात है। इसके पीछे कितनी देर छुपे हुए रहोगे? तो कितनी देर रहोगे? हैं? उसमें भी छुपा हुआ ही था? हुआ क्या है? नहीं कुछ तो क्या बता दें। आपकी अभी नई नई सगाई हुई है। नहीं अक्सर ऐसा केस ज्यादा होता है। बाकी तो ऐसा तो है नहीं तू ऐसा करके पढ़ रहा था, वो तो है नहीं क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा था। थोड़ा इधर ध्यान दे दो जितनी देर बैठे हो। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। परमाणु विद्युत रूप से कैसा है? उदासीन। ठीक है। अब देखो कि एक हमें यह पता चल गया प्रोटॉन तो सदैव इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। न्यूट्रॉन बराबर होना जरूरी है क्या? नहीं। तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन कौन सा कण है? अस्थायी। अगला एक और कंडीशन आती है हमारे पास, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हो भाई? प्रोटॉन की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या ना वो हमारे पास क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये हमारे पास क्या 6 क्या है? परमाणु क्रमांक। 12 क्या है? परमाणु भार। यहां 6 क्या है? परमाणु क्रमांक। 14 क्या है? परमाणु भार। 92 क्या है? परमाणु क्रमांक। 235 क्या है? परमाणु भार। क्लियर हो गया? तो प्रोटॉन की संख्या है जो हमारे पास परमाणु क्रमांक कहलाता है और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु भार कहलाता है। करो नोट। न्यूट्रॉन 8 कैसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर 14 है। प्रोटॉन की संख्या 6 है तो 14 में से 6 गए क्या बचेगा? 8।
लिख लिया। समझ गए प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बारे में। लो 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 लो। हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सभी जगह क्या होते हैं? बराबर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। शेयरिंग कैसे होती है कि जैसे मान लो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, से संयोजी बंध, तो एक के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बंध बनाने के लिए शेयर करता है, लेकिन उस पूरे गुण में तो वो रहता है मौजूद। तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग, लेकिन मौजूद वो रहता है। कुल मिला के बात है प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही रहेगी। वो पूछे कहां नहीं होती है, कहां ऊपर नीचे हो सकता है, तो जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड में होती है ना भाई, जब एक पूरा बंध नहीं बनाता है तो इस प्रकार की शेयरिंग हो जाती है। अगला सवाल लिखो। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2n²। क्या होगा भाई? 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? 2n²। अब पूछे यहां n क्या है, तो ये n होता है कक्षा क्रमांक। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? 2n²। जहां n हमारे पास क्या है? कक्षा क्रमांक। जैसे n बराबर 1 है तो पहली कक्षा क्या कहलाएगी? k बराबर क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 2। दूसरा क्या भाई? n बराबर क्या हुआ? 2। 2 तो दूसरी कक्षा क्या कहलाती है? l। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। और उसके बाद है n बराबर 3, तो कक्षा कौन सी हो गई? m। 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 × 2 कितना हो गया? 18। और चौथी कक्षा क्या हो गई भाई? 4, चौथी कक्षा, तो ये होगी n। 2 × 4 का स्क्वायर 16 × 2 कितना हो गए? 32। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। दूसरे में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने होते हैं? 18। और चौथे में क्या होते हैं? 32। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे में कितने हैं? 8, तीसरे में कितने हैं? 18, और चौथे में क्या है? 32। तो ये किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी भी कक्षा में क्या है? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, यदि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो चौथी बना सकता है। दूसरी में 8 होने पर तो तीसरी बनाएगा ही बनाएगा। तीसरी में 8 होने पर भी चौथी बना सकता है। बना सकता है, बनाना जरूरी नहीं है, हर बार नहीं बनेगा। तो अलग अलग तत्वों में अलग अलग कंडीशन होती है, वो हम केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये एक 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होने पर एक बंध बन जाता है, उसके बाद नया इलेक्ट्रॉन आने पर वो नई कक्षा का निर्माण कर सकता है। किसी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अभी एक बार क्यों, 2 बार करेंगे रिपीट, अभी दिखा देंगे आपको थोड़ी देर में ही। लिख लिया? ठीक है। हमारे पास कोई भी पदार्थ होता ना, वो हमारे पास मैटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है चालक। चालक को क्या कहते हैं? कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर। आप ऐसे बस का मत समझना कि चालक तो ड्राइवर है, कंडक्टर है जो टिकट देने वाला है। परिचालक। चालक एक होता है कुचालक, इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तीसरा है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है। चालक वो है जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्ष में इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1, 2 या 3। यदि ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या? मुक्त है। मुक्त है तो इधर उधर घूमेंगे, और इधर उधर घूमेंगे तो चालकता होगी। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तभी तो चालकता है। कुचालक वो होते हैं जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अर्धचालक वो होते हैं जिसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार, मैं कुछ पदार्थों के परमाणु क्रमांक लिखता हूं जिसको ध्यान रखना पड़ता है इलेक्ट्रीशियन की दृष्टि से, बाकी तो ध्यान भी नहीं रखना पड़ता। एक तो है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। दूसरा सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक कितना है? 14। अगला है जर्मेनियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 32। एक है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 13। एक है कॉपर, परमाणु क्रमांक कितना है? 29। एक है हमारे पास सिल्वर एजी, परमाणु क्रमांक कितना है? 47। एक है एयू, परमाणु क्रमांक कितना है? 79। और सोना होता है ना, गोल्ड। और एक होता है यूरेनियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 92। इतना हमारा थोड़ा बहुत काम आता है। और वैसे भी इसमें हमें कोई बाह्य कक्ष में तत्वों की संख्या ज्यादा तो नहीं पूछी जाती है, फिर भी पूछ रहे तो बताई कैसे जाती है, मैं आपको तरीका बताऊं। परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो जितना परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या सदैव किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में पहली कक्षा में कितनी हो गई? 2। दूसरे में 8। 8 2 कितने हो गए? 10। पीछे कितने बचे? 4। और इसमें क्या हो गया भाई? 2
8 18 कितने हो गए 28, पीछे कितने बच गए 4। इसमें देख लो एल्यूमिनियम है 2 8 2 10 और पीछे कितने बच गए 3। और कॉपर में क्या है 2 8 18 और 1। अब इसमें है ना एजी में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18, पांचवें में 1। इसके इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं। तो अब देखो कि आप कहोगे 18 होने बाद सीधा 32 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। किसी में तो होता है 32 तक, यानी 19 आ सकता है, किसी में 18 ही हो सकता है। 18 के बाद नई कक्षा निर्माण कर लेते हैं, कोई 8 कक्षा के बाद नई कक्षा निर्माण कर लेते हैं, जिसमें DSP होते हैं ना, वो केमिस्ट्री के अंदर वो उनके अकॉर्डिंग चलता है। उसमें हर पदार्थ का अलग अलग गुण होता है। तो ये जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब ये हो गया, इसमें पूछना है वो पूछ लो भाई। परमाणु के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। है ये आपके केमिस्ट्री के अंदर आप परमाणु की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें SPD आते हैं ना, 2sp1 2sp2, तो वो उनके हिसाब से बांटे जाते हैं। हमें उस पूरे बांटने के प्रोसेस से लेना देना नहीं है, आपको पता हो तो। हमें एक ही चीज से लेना देना था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन से मुझे क्यों लेना देना है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएगा कि मेरा पदार्थ चालक है कि कुचालक है या अर्धचालक है। संयोजी होता है बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये नहीं है जो गोल घेरा किया वो संयोजी है। और मुझे एक हुआ तो क्या पता चला, एक किसमें है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, चालक है। इसका मतलब Ag क्या है, चालक है। मुझे क्या पता चलेगा कौन सा पदार्थ चालक है, कौन सा कुचालक है और कौन सा अर्धचालक। जो बाह्य कक्षा में हो गए, शेष बच्चे को नहीं बोला जाता है। मतलब बोलने का तरीका यह है कि जो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है ना, वो बताएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। यदि हमारे पास बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं और इधर उधर घूमेंगे तो क्या होगी, चालकता।
और हम यहां पर इलेक्ट्रिशियन पढ़ेंगे, यानी कि चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। तो हमने परमाणु संरचना पढ़ी क्यों है? चालकता के लिए। क्यों पढ़ी है? चालकता के लिए। हमने इसलिए नहीं पढ़ी है कि पीएचडी केमिस्ट्री में कैसे बांटे जाते हैं, हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना था नहीं। हमें इलेक्ट्रॉन से क्या रुचि थी? चालकता की, इसलिए हम आए चालकता तक। कार्बन अर्धचालक की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका ऊर्जा गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। वो आगे टेक्निकल में एक इश्यू आएगा, जैसे होता है ना केमिस्ट्री पर तो अपवाद आता है बीच में। तो पूछे कि कार्बन कौन सी श्रेणी का सदस्य है? चौथी श्रेणी का सदस्य है। चौथी श्रेणी का मतलब जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जितने सिलिकॉन के, जितने जर्मेनियम के, उतने ही कार्बन के। आप देख लो ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है कि नहीं है? हैं? क्या हुआ? लेकिन उसके बाह्य कक्ष में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बट इसका ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ज्यादा। उसका केस 1 आता है और एक्स्ट्रा। और कोई सवाल? कोई सवाल पूछ लो भाई। अर्धचालक मतलब जिसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास अर्धचालक कहलाता है। बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन को एक तो हिंदी में नाम लिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 से अधिक होगा तो अर्धचालक नहीं होगा। अर्धचालक तभी होगा जब बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये जो है इसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कोई अर्धचालक थोड़ी ना है। बोरोन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, इसके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास अर्धचालक थोड़ी ना है, नहीं है। अर्धचालक कौन होते हैं? जिसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोई सवाल? हमने परमाणुिक संरचना का पढ़ने का हमारा कारण है, हमें चालकता की दृष्टि से देखना है। एक्चुअल में तो आवेश देखना है, किसका आवेश क्या है, और चालकता का दृष्टिकोण क्या, वो देखना है। ये देखा जाता है। खड़े हो, खड़े हो। नाइट्रोजन के, हाँ, मतलब क्या करोगे नाइट्रोजन से? मतलब एक चुल कारण बताओ। अरे दादा, मैं आवर्त सारणी नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको यह समझाया। बैठो, मेरी बात सुनो। नाइट्रोजन एक गैस है, मुझे गैस से लेन देन है क्या? उसे हीलियम से लेन देना है, हाइड्रोजन से है नहीं। मुझे इससे क्यों लेना देना है? क्योंकि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन मेरी चालकता निर्धारित करती है, और मैं टेक्निकल पढ़ा रहा हूं, मुझे चालकता पढ़ानी है। मैंने परमाणु संरचना क्यों पढ़ाई आपको? मैंने परमाणु संरचना ये थोड़ी पढ़ाई कि नील्स बोर का कथन क्या था, है कि नहीं? उसमें मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे नील्स बोर के कथन से लेना देना नहीं था। मैं इस पूरी कहानी को यह लेके आ रहा था कि हमारे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या है। हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि चालक, कुचालक, अर्धचालक है। ने तो हमने नील्स बोर का कथन देखा, ने अवागाद्रो ने भी इसके बारे में कुछ कहा था, वो भी हमने नहीं देखा। परमाणु संरचना में तो बहुत कुछ आया ना, तो हमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम उस केमिस्ट्री के रूप से नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणुिक संरचना। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। और आप इसके देखना चाहें तो मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाया था केमिस्ट्री साइंस के अंदर, मैंने परमाणुिक संरचना के 50 सवाल कराए थे। उसमें सारे परमाणुिक संरचना के आधार पर बता रहा हूं, तो वो मैं केमिस्ट्री बता रहा हूं। उसमें मेरा बताने का उद्देश्य केमिस्ट्री है। अभी बताने का उद्देश्य क्या होता है हमारे पास? टेक्निकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हमें लेना देना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। हमें न हाइड्रोजन से लेना देना, न हीलियम से लेना देना। मैंने एग्जाम्पल भी लिया, तो मैंने कार्बन का लिया और यूरेनियम का लिया। यूरेनियम मैंने क्यों लिया? अच्छा, मैंने इतने नाम क्यों लिए मैं आपको बता देता हूं। कार्बन काम लेते हैं, कार्बन का पुरुष बनाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक रूप में काम लेते हैं। एल्यूमिनियम हम पायरेशन लाइन में काम लेते हैं। कॉपर हम वायरिंग और वाइंडिंग में काम लेते हैं। जो एजी होता है, यानी कि सिल्वर, जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पढ़ा जाता है।
सोने के बारे में चालकता ज्यादा नहीं होती, तन्यता ज्यादा होती है, बट इसके बारे में परीक्षा के अंदर कई जगह लिखा जाता है कि बताओ चालकता किसकी ज्यादा है, सोने की ज्यादा नहीं होती। फिर भी हम सोने को देखना पड़ता है, सोना क्या है Au, और परमाणु भट्टी में किसको काम लेते हैं, यूरेनियम को। मैंने बाकी के तत्व लिखे ही नहीं, मैंने कहा तत्व अपने घूम ही यही रहे, टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन में तत्व तो यही घूमेंगे ना, इसलिए। सत्रह नहीं बच रहे हैं, आप आराम से वर्गीकृत करना। मैंने आपको एक लाइन बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास परमाणु संरचना पहले 2 होगा पूरा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर 32 होगा, फिर आगे जाएगा। हो सकता 2 हुआ, अगला 8 हुआ, तीसरे में 8 और आ सकता है, तीसरा 18 आया तो चौथे में 18 और आ सकता है। ऐसे ये लाइन कहने का, कथन कहने का अर्थ यही है कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर नई कक्षा का निर्माण कभी भी कर सकते हैं। इसका मतलब बाह्य कक्षा एक बार भर जाए, 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक बंद बन गया, और एक पूरा बंद बनने के बाद में नई कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। तो 18 के बाद भी कर सकते हैं, 8 के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बंद बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह होता है। क्लियर? चलो, तो ये चालक कुचालक देखना, कल हम पढ़ेंगे वोल्टेज और धारा के बारे में।